नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट आर्थिक अवधारणाएं विधियां यानी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सरल अवकलन। ठीक है, यानी कि अवकलन जो हमारा है डेरिवेशन, ये गणित का टॉपिक है, तो हम इसको अर्थशास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने कहा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत तो हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और उन आर्थिक क्रियाओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए उस अर्थशास्त्र के अंतर्गत अवकलन का क्या काम, यानी कि मैंने कहा आपसे भी पिछले व्याख्यान बताया था कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग। हमारा एक पेपर आता है, सेकेंड ईयर में आता है, उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, जब पीजी करोगे आप तो उसमें एक अलग ही सेक्शन है अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग स्टैटिस्टिक्स में। यानी कि अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग का मतलब क्या है कि आर्थिक क्रियाओं के समाधान के लिए गणित का प्रयोग, यानी कि किस प्रकार से हम गणितीय विधियों के द्वारा, ठीक है, उस अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक समस्याओं का कैसे अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए हम अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग करते हैं। तो मैंने अभी इसके पिछले व्याख्यान में श्लोक में बताया था आपको। ठीक है, यहाँ तो आप डिटेल समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, कि कुल मूल्य से जो सीमांत मूल्य निकालते हैं, और जब उस सीमांत मूल्य में हमको एक इक्वेशन दे रखा है, देखिए मैंने बताया आपको y बराबर 2x। ठीक है, y बराबर 2x दे रखा है और मैं आपसे कहूँ इसका ढाल निकालिए। तो आपको सर ढाल में तुमने पढ़ाई नहीं, ढाल तुम डायग्राम में निकालते हैं, क्लियर है। ध्यान रखिए, एक रेखा चित्र जो वक्र हो या सीधी रेखा हो, हम कुल मिला के यानी कि डायग्राम जो होता है हमारे पास, रेखा चित्र जो होता है, उसको हम ढाल निकालते हैं, उसका सीमांत मूल्य निकालते हैं, उसको हम ढाल कहते हैं। और जब तालिका दी हुई है उसका सीमांत मूल्य निकालेंगे, ठीक है, तो उसको हम परिवर्तन मूल्य कहते हैं, सीमांत मूल्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पर भी हम, इधर मैंने कहा आपसे कि एक इक्वेशन है, एक समीकरण का भी हम सीमांत मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अवकलन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि अवकलन एक गणित का टॉपिक है, तो इसलिए इस गणित के अवकलन टॉपिक को हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में जब कोई इक्वेशन के रूप में हमें दिया हुआ है, एक वेरिएबल्स दी हुई है, तो उनका सीमांत मूल्य निकालेंगे, तो उस वक्त हमको अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग करना पड़ेगा। हम अवकलन के नाम से जानते हैं। और ये नहीं जाना कि आगे चलकर हम जब मांग के लॉस पढ़ेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ है, अवकलन है, समाकलन है, ठीक है, इन सभी में ध्यान रखिए हम अवकलन का प्रयोग, इस गणितीय विधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में बताया आपको कि अवकलन के द्वारा किस प्रकार से हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका अवकलन करेंगे, ध्यान रखिए, वो हमारे परिवर्तन मूल्य, सीमांत मूल्य कहलाएगा। ठीक है, तो हम जाने कि सिंपल भाषा में आपके हैं सरल अवकलन है, आपके ध्यान रखिए, सिंपल जो हमारे हैं, जो सिंपल अवकलन की विधियां हैं, इसके रूल है। ठीक है, ध्यान रखिए, आपको एक इक्वेशन दे रखा है, उस इक्वेशन के अंतर्गत हम किस प्रकार से उसका सीमांत मूल्य निकालते हैं, या मैं कहूँ ये कुल लागत फलन है। ठीक, कहाँ प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिए, कुल लागत फलन है और इसका सीमांत लागत फलन ज्ञात कीजिए। कुल उत्पादन फलन है, सीमांत उत्पादन फलन ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर ध्यान रखिए, उस फलन के अंतर्गत जो हम करेंगे, उस इक्वेशन के अंतर्गत हम करेंगे, तो वहाँ पर हम अवकलन का प्रयोग करेंगे। अवकलन के द्वारा हम उसका सीमांत मूल्य निकालेंगे। तो सीमांत मूल्य निकालने से पहले ध्यान रखिए, हम अवकलन के जो रूल्स हैं, जो नियम है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं सिंपल अवकलन के अंतर्गत। ध्यान रखिए कि हमको एक समीकरण दे रखा है बड़ा सा, ध्यान रखिए, y बराबर सपोज लीजिए 2x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 10। ठीक, और इसका कहेंगे अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने पढ़ाई नहीं, तो ध्यान रखिए इस तरह से जो इक्वेशन दिए हुए हैं, इसके अलावा भी ध्यान रखिए बटे हम दे सकते हैं, y बराबर x की पावर 2 बटे x, या x की पावर 2 प्लस 1 और प्लस x प्लस 1। अरे कोई भी इक्वेशन दे रखा है, गुणा में दे सकते हैं, कोष्ठक में 2x 5x। ठीक है, अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ध्यान रखिए इक्वेशन इस समीकरण के रूप में अलग अलग तरीके से दिए हुए हो सकते हैं। तो किस प्रकार से दिए होंगे, इसको ज्ञात करने के लिए मैंने कहा कि हमारे पास सिंपल अर्थशास्त्र में जो अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, तो सिंपल नियम है। ठीक है, तो उस नियम 5 नियम है, सिंपल उसमें पहला नियम कि आपको एक एक नियम का अध्ययन करना है। यदि हम सिंपल तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कठिन बिल्कुल नहीं है।
मैंने कहा शुरू में कहा था आपको कि अर्थशास्त्र जो है वो कला संकाय का सबसे सरल सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक ही चीज़ को गणित मैथमेटिक्स के द्वारा भी सोल्व करते हैं, क्वेश्चन के द्वारा भी, डायग्राम के द्वारा भी सोल्व करते हैं, थ्योरेटिकल उसको पढ़ते हैं, हम टेबल के द्वारा भी सोल्व करते हैं। तो कोई तरीका हमको आसानी से याद रह जाता है और सभी की एक ज्ञात करने के सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ मैं आपको एक एक जो इसके रूल्स हैं वो अच्छी तरीके से समझाऊंगा, इससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अवकलन हम कैसे ज्ञात करते हैं और फिर अवकलन से किस प्रकार से कुल मूल्य से हम सीमांत मूल्य निकालेंगे, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। सीमा रखिए, पहला ध्यान रखिए, पहला एक ही नियम है, क्रम से है, ध्यान रखिए। पहला है स्थिर राशि का अवकलन। ठीक है, स्थिर राशि का अवकलन यानी कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, समीकरण, यानी कि उस समीकरण के अंतर्गत जो परिवर्तनशील राशि है और स्थिर राशि है, तो उसमें मैंने कहा कोई स्थिर राशि जो हमारे पास है उसका अवकलन का मतलब परिवर्तनशील कितना होगा, यानी कि स्थिर राशि का अवकलन बराबर 0 शून्य होता है। यानी कि एक स्थिर राशि का अवकलन 0 होता है, यानी कि परिवर्तन मूल्य 0 होता है। मैंने कहा मैं आपसे कोई स्थिर राशि कितनी है, 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक स्थिर राशि जो हमारी होती है, जो कांस्टेंट है, उसका परिवर्तन तो 0 हो गया। ठीक है, इसलिए याद रखिए एक समीकरण के अंतर्गत इक्वेशन में जब कोई स्थिर राशि दी हुई है तो उस स्थिर राशि का परिवर्तन या उस स्थिर राशि का अवकलन 0 के बराबर होता है। क्लियर है? याद रखिए, अब आगे चल के बताएंगे हम जब बड़े समीकरण होंगे कि कौन सी राशि स्थिर है और कौन सी राशि परिवर्तनशील है। ठीक है, ये हम आगे जो पढ़ेंगे एक एक नियम, उससे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यानी कि कोई भी एक स्थिर राशि है उसका अवकलन या परिवर्तन मूल्य 0 के बराबर होता है। मैं यहाँ कहूँ y बराबर 10, y बराबर 10। ठीक है, तो ये 10 है और यहाँ जाना कि मैं कहूँ इसका कि यहाँ इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, परिवर्तन ज्ञात कीजिए dy/dx के द्वारा। तो dy/dx क्या है ना, देखिए dy/dx का डेरिवेशन, परिवर्तन। y समीकरण का x के सापेक्ष, यानी कि y समीकरण का x के सापेक्ष, यहाँ क्या होगा, यानी कि x एक परिवर्तनशील चर है, यानी कि मैं लिख दिया dy/dx, यानी कि y समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन, अर्थात इस y समीकरण में x जो हमारी है वो परिवर्तनशील राशि है, बराबर के निशान के बाद में या जहां पर भी x की राशि दी हुई है, यानी कि वो परिवर्तनशील है। उसके अलावा सारी राशि जो हैं वो कांस्टेंट हैं। तो यहाँ लिख दिया y बराबर 10, तो यहाँ तो क्या नाम से x तो है ही नहीं की। ठीक है, यानी कि मेरा यानी कि आगे हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे जो चलेंगे देखेंगे कि x जरूरी है क्या, x जरूरी है, y जरूरी है क्या, यानी कि y ये हमारा क्या है, ये y इक्वेशन है। आगे मैंने कहा कुल मूल्य से निकालेंगे, औसत सीमा, कुल से सीमांत निकालेंगे, तो वहाँ तो कुल लागत दिया होगा TC बराबर इतने Q, आगे Q देगा, यानी कि न कहीं y है न कहीं x है। तो उस टाइम हम देखेंगे कि इनमें कौन सा स्थिर है कौन सा परिवर्तनशील है। तो मैंने कहा कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया है y बराबर 10, तो इसके अंतर्गत मैं कहा इसको dy/dx क्या करेंगे तो होगा कितना, 0 होगा। 10 माइनस 10 कितना, 0। क्यों होगा 0? मैंने शुरू में लिखवा दिया कि एक स्थिर राशि का नाम है, जब कोई स्थिर राशि अकेली दी हुई है, एक स्थिर राशि यानी कि जब कोई अकेली दी हुई है तो उस स्थिर राशि का अवकलन 0 के बराबर होता है। ठीक है, मैंने कहा एक एक इसके जो रूल हैं इंपॉर्टेंट हैं और क्रम से हैं, हालांकि स्टार्टिंग जब भी हमारा इक्वेशन बड़ा बैठेगा, पहले एक स्थिर राशि आ गई। अब ये नोट कर लीजिए, जहां पर हमको एक स्थिर राशि दी हुई है उस समीकरण के अंतर्गत और उसका हम सीमांत मूल्य ज्ञात करेंगे, यानी कि तो हम क्या करेंगे, उसका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो एक स्थिर राशि का अवकलन क्या आता है, 0 के बराबर होता है, y बराबर 10, dy/dx बराबर 0। 5 4 कितना भी हो सकता है, जो होगा कि एक अकेली स्थिर, मैं बार बार कर रहा हूँ, एक अकेली स्थिर राशि का, एक स्थिर राशि जो है वो अकेली है। अभी हम आगे पढ़ेंगे 7 का क्या होगा। ठीक है, पहला। और दूसरा ध्यान रखिए जो इंपॉर्टेंट नियम है, पावर नियम। पावर नियम इसको कहते हैं, घातांक भी कहते हैं।
ठीक है। पावर नियम है, पावर नियम, पावर मतलब क्या है, कोई जो वेरिएबल्स है हमारे पास, चर है, परिवर्तनशील चर है जो पावर में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि किसी भी वेरिएबल y बराबर x की पावर 2, परिवर्तनशील जो हमारा चर है, यानी कि उस चर के साथ पावर दी हुई है जिसे हम घात कहते हैं, पावर दी हुई है y बराबर x की पावर 2, तो उसको हम कहते हैं पावर नियम, यानी कि उसका अवकलन क्या होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं पावर नियम, घातांक नियम जो हमारा है पावर नियम है, इसका अवकलन हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने कहा इक्वेशन जैसे ये लिखा हमने, इसमें ये स्थिर राशि होगी, इसके हिसाब से इसका होगा, ये पहले क्लियर होगा, 0 हो गया। अभी ये भी आएगा कि स्थिर राशि के साथ ये परिवर्तनशील राशि दी हुई है 5x, इसका क्या होगा, ये स्थिर राशि दी हुई है, परिवर्तनशील राशि दी हुई है, जो सब पावर भी दी हुई है, इसका अवकलन क्या होगा। चलो, तो ना कि तमाम तरह के जो नियम है ये हम पढ़ेंगे डिटेल से, तभी इस पूरे बड़े इक्वेशन का हम सीमांत मूल्य निकाल पाएंगे, अवकलन निकाल पाएंगे। तो एक एक नियमन का क्रम से है, पहला हमने पढ़ लिया स्थिर राशि, ध्यान रखिए, यानी कि इस तरह से स्थिर राशि दी हुई है तो उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके बाद में पता है पावर नियम, घातांक नियम, यानी कि जब इस तरह से कोई परिवर्तनशील चर के साथ पावर दी हुई है तो उसका अवकलन ज्ञात करेंगे या उसका हम सीमांत मूल्य निकालेंगे, तो यानी कि पावर नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगी उसके साथ, और ऊपर पावर में से 1 कम हो जाती है। ये नियम है y बराबर, इसका हम अवकलन करेंगे, मैंने कहा dy/dx क्यों लिख दिया, ध्यान रखिए, मैंने लिख दिया ये y समीकरण का x परिवर्तनशील चर के सापेक्ष अवकलन। मैंने कहा कि आगे हम अलग भी लिखेंगे, जब TC बराबर T क्यों लिखूंगा मैं, ध्यान रखिए क्यों लिखूंगा वो देखेंगे, TC बराबर सॉरी डी TC बटे डी क्यू, खैर वो हम आगे देखेंगे। क्या नहीं, यहाँ y क्या है, यानी कि y एक समीकरण है, इक्वेशन है, और हमारा x क्या है, x उस y समीकरण में x एक परिवर्तनशील राशि है, जिसको हम x को मान रहे हैं परिवर्तनशील राशि, उसके संदर्भ में उसको मानकर हम उस समीकरण का सीमांत मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक। तो dy/dx बराबर मैंने कहा लिखवाएगा कि यानी कि पावर नीचे आ जाएगी इसकी, ध्यान रखिए, ठीक है। तो पावर कितनी है, 2 पावर नियम के अंतर्गत पावर नीचे आ जाएगी और गुना मल्टीप्लाई में वो अक्सर ऐसे कैसा जाएगा x, रखिए, और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 2 - 1, पावर नीचे आ जाएगी उस चर के साथ और पावर में से 1 कम कर दिया जाता है, पावर 1 कम हो जाएगी, तो मैंने कहा 2 गुणा x की पावर 2 - 1, तो बराबर यही कर सकता हूँ मैं, 2 नीचे आ गया, यानी कि गुणा की जगह हम x लिख देंगे सीधा ही, एक ही बात है, एक गुणा में यही है, 2 गुणा x या 2x, ठीक है, और पावर 2 - 1 बराबर 1 हो गई, पावर 2 में से कम होगी 1 होगी, यानी कि 2x की पावर 1, या हम ये भी कह सकते हैं यानी कि बराबर 2x। क्लियर है, तो इसलिए y बराबर x की पावर 2 का अवकलन कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए x की पावर 1 बराबर x, एक ही बात है, x की पावर 1 बराबर x, एक ही बात है। तो ये हमारा हो गया पावर नियम के अंतर्गत किस प्रकार से, ठीक है। चलिए पावर नियम एक और देखते हैं, y बराबर x, y बराबर x, तो इसका अवकलन क्या करेंगे वही पावर नियम से, dy/dx, dy/dx बराबर मैंने कहा x की पावर 1 बराबर x, तो यहाँ मैंने पावर कुछ लिखनी नहीं है, सब दिख नहीं थी, x की कहना कि कुछ लिखा होगा, क्या x की पावर 1 है, तो इसकी पावर को हम 1 मानेंगे, 1 नीचे जाएगा, गुणा x की पावर 1 - 1, क्या हो जाएगा ये, बराबर 1 x की पावर 0, और ये 1 x का मतलब x ही हो गया, बराबर x की पावर 0, ठीक है। और ध्यान रखिए x की पावर 0 अवकलन के बाद में आती है, उसका मतलब होता है 1, x की पावर 0 का मतलब है 1, ध्यान रखिए, इसका उत्तर 0 नहीं होगा, x की पावर 0 का मतलब उत्तर होगा 1, ठीक है। तो मैं कहूं y बराबर x dy/dx इक्वल टू 1, dy/dx बराबर 1 होगा, ध्यान रखिए x की पावर, क्यों, इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन इस तरह से आएगा, x की पावर 0 आएगा, और मैंने कहा x की पावर 0 का मतलब, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 मतलब 1 होता है। ये हमारा पावर नियम, बताने की पावर नियम में
पावर ज्यादा हो सकती है। y बराबर x की पावर 5, तो सिंपल हो गया, dy/dx बराबर 5 नीचे आ गया गुना x की पावर 5 माइनस 1 बराबर 5 x की पावर 4, 5 x की पावर 4। कितना बड़ा सवाल था, कितने बड़ा हो, y बराबर x की पावर 20 हो, सपोज कीजिए, सिंपल सा है, dy/dy इसका मतलब क्या है, y समीकरण का x परिवर्तनशील चर के साथ अवकलन करेंगे, 20 नीचे आ जाएगा गुना x की पावर 20 माइनस 1 बराबर 20 x की पावर 19। ध्यान रखिए एक चीज और, यानी कि आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे वैसे तो, यानी कि पावर माइनस में दी हुई हो, अभी हम इसके बाद आगे बताऊंगा नियम के पूरे होने के बाद में कि ऊपर से नीचे लाएंगे पावर को, प्लस में कैसे होती है, माइनस में कैसे होती है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इतना ध्यान रखिए, पावर माइनस में दी होगी तो माइनस में एक जुड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसी को देख लेते हैं, इधर का x y बराबर x की पावर -5 सपोज कीजिए। अब वो आगे बात है कि हम इसको नीचे ले आएंगे, बोलते x की पावर 5 प्लस में जाएगी, बाद में बताऊंगा। y बराबर x की पावर -5, अब इसका अवकलन करते हैं, dx बराबर, देखिए जो निशान है उसके साथ चलेगा, -5 गुना x की पावर -5 -1, यानी कि निशान समय साथ रहेगा, क्या हो गया -5 x की पावर -6, -5 x की पावर -6, क्योंकि -5 है, -6, ठीक है, 5 -5 नीचे आएगा, निशान सही आएगा, तो ये हमारा हो गया -5 x की पावर -6। ठीक, तो ये हमारा पावर का नियम है, कोई भी नियम होगा देखिए, y बराबर कितने देंगे, x की पावर 7 देख लेते हैं, ठीक है, तो dy/dx यानी कि y इक्वेशन का x के साथ अवकलन करेंगे, 7 नीचे आ जाएगा, x की पावर 7 माइनस 1 बराबर 7 x की पावर 6, 7 x की पावर 6, ये हमारा होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए, पावर नियम के आधार पर, हमारे पावर नियम के आधार पर हम आसानी से कोई भी घात में दी हुई संख्या उसका अवकलन या परिवर्तन मूल्य हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसे हम पावर नियम के नाम से जानते हैं। क्लियर? ठीक, तीसरा है, तीसरा नियम है स्थिर राशि और परिवर्तनशील चर। तीसरा नियम है कि हमारे स्थिर राशि गुणा चर, हम कहते हैं परिवर्तनशील चर एक साथ दिया हुआ है, यानी कि स्थिर राशि और परिवर्तनशील चर एक साथ दिया हुआ है, ये वो चर जो हमारा पावर में भी दिया हुआ हो सकता है, तो यानी कि उसका अवकलन ज्ञात करने के लिए स्थिर राशि गुणा पावर के नियम के आधार पर उसका अवकलन करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी समीकरण के अंतर्गत, ठीक है, जब एक स्थिर राशि और परिवर्तनशील चर दिया हुआ है, वो परिवर्तनशील चाहे पावर में हो, तो उस स्थिति में उसका अवकलन करने के लिए स्थिर राशि गुणा पावर नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे मैंने कहा, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, y बराबर 5x की और 2, देखा y बराबर 5x की पावर 2, तो मैंने कहा है स्थिर राशि है 5 गुणा में चर, परिवर्तनशील चर वो पावर में दिया हुआ है x की पावर 2, तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, dx बराबर स्थिर राशि ऐसे कैसे जाएगी, गुणा पावर नियम का 2 नीचे आ जाएगा, गुणा x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, यानी कि ये पावर नियम हो गया, ये हमारी स्थिर राशि आ गई। ठीक है, हमारी स्थिर राशि ऐसे आ गई, लेकिन गुणा मैंने कहा स्थिर राशि गुणा पावर नियम, तो स्थिर राशि हमारे 5 ऐसे आ गई, तो क्या हो गया इसका dx 5, ठीक है, गुणा में जाने ये आ गया, कितना आ गया 2x की पावर 1, 2 की पावर, ये बराबर कितना हो गया 5 दूनी 10, x की पावर 1 जानते हैं बराबर 10, 5 दूनी 10x, इसलिए y बराबर दे रखे 5x की पावर 2, तो इसका अवकलन क्या होगा
10x हो गया। तो ये हमारा तरीका हो गया। यानी कि किस प्रकार से स्थिर राशि और पावर के रूप में जो वैल्यू दी हुई है तो उसको हम कैसे परिमित मूल्य निकालते हैं, सीमांत मूल्य निकालते हैं, तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। ये स्थिर राशि गुणा पावर का नियम जो है ये भी कर सकते हैं। जहाँ स्थिर राशि को कर दिया हुआ है या हम कहूँ स्थिर राशि गुणा पावर नियम, ठीक। स्थिर राशि के साथ पावर में कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो उसका इस प्रकार से, यानी कि वहाँ पर यानी कि गुणा में दिया हुआ है जब किसी परिवर्तनशील चर के साथ जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, ध्यान रखिए, उसके साथ कोई स्थिर राशि दी हुई है। उन्होंने कहा 5x 5 दिया हुआ है, यानी कि हमको x 5 कांस्टेंट है, फिर अकेली नहीं है ये, यानी कि तो इसलिए इसके अवकलन 0 नहीं होगा। ये 5 परिवर्तनशील चर के साथ गुणा में है, 5 गुणा है, ध्यान रखिए 5x की पावर 2, तो इसका अवकलन 0 नहीं होगा। तो 5 ऐसे कैसे जाएगा गुणा इस पावर नियम के आधार पर इसको सोल्व करेंगे। तो इसलिए इसको हो जाए 5 दूनी 10x की पावर 2 यानी कि 10x की पावर 1 या 10x, ठीक है। इसलिए स्थिर राशि जो है वो जब परिवर्तनशील चर के साथ दी हुई है तो हम इस नियम से उसको हल करते हैं। ये हमारा स्थिर राशि पावर का तीसरा नियम है, ठीक। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, पर बाद में जब एक साथ सवाल करेंगे जिसमें सारे नियम आ जाएंगे। देखिए लास्ट में जब हम करेंगे सवाल, बड़े बड़े सवाल करेंगे, तो जोड़ का नियम, गुणा का, भाग का, तो उसमें बड़े बड़े सवाल हमारे आ जाएंगे जिसमें सारे नियम आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका इस नियम को, इसके बाद हम ध्यान रखिए, इसके बाद हम अलग अलग एक बड़ा सी इक्वेशन दे रखा है, प्लस माइनस का निशान दे रखा है, उसका कैसे अवकलन करेंगे, ठीक है। फिर गुणा के रूप में कोई संख्या दी हुई है, कैसे अवकलन करेंगे, ठीक है। फिर भाग के रूप में दी हुई है, उसका हम कैसे हल करेंगे, ठीक। इन तमाम जो आगे नियम चेन रूल है, इन सभी का अध्ययन हम इस अवकलन के लिए आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।